हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस और ये क्लास 12 फिजिक्स का रे ऑप्टिक्स का एक पार्ट है। अब यहाँ पर हम एक स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन करेंगे और एक फार्मूला यहाँ पर ड्राइव आउट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लेते हैं O और यहाँ से एक रे को इंसिडेंट कराते हैं इस पॉइंट पर और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम M। क्या होने वाला है यहाँ पर? रिफ्रैक्शन। हम जानते हैं कि कभी भी हम लोग किसी चीज से रिफ्रैक्शन हमने पढ़ा है, सरफेस से रिफ्रैक्शन कराना होता था तो हम एक परपेंडिकुलर डाल दिया करते थे। तो ऐसे ही जहां पर ये इंसिडेंट हुआ है इस पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, बट ये परपेंडिकुलर जाएगा अपने सेंटर से, इस स्फेरिकल सरफेस के सेंटर से। क्यों? अगर कोई स्फेरिकल चीज होती है और उसका अगर हम उसका परपेंडिकुलर डालते हैं, मतलब आपके पास कोई बॉल है, बॉल के ऊपर आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो हमेशा वो उसके सेंटर से जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि जो परपेंडिकुलर है वो सेंटर से जाएगा। अब रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये डेंस मीडियम है, रेयर मीडियम है, तो रे कहां मुड़ने वाली है? टुवर्ड्स नॉर्मल। अब यहां पर हम इनका पॉइंट का नाम दे देंगे और एंगल्स का नाम दे देंगे। मान लीजिए अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। दूसरी चीज यहाँ पर एक इमेज हमारी बनी है। इंसिडेंट एंगल लिया करते थे हम लोग, तो यहाँ पर आई ले लेंगे थीटा में, जो भी आपकी मर्जी है। मैंने एंगल आई ले लिया है। ये रिफ्रैक्टिव, ये यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ है, रिफ्रैक्टिव एंगल कितना ले लूंगा मैं? आर। याद रखिएगा आर है, ये गामा है। अब मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूं एक एक्सटीरियर ट्रायंगल की एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी। एंगल आई किसके बराबर होने वाला है? एंगल आई किस किसका एक्सटीरियर पार्ट है भाई? अल्फा बीटा का, यानी कि ये ट्रायंगल ओ एम सी है। अगर मैं बात करूं ट्रायंगल ओ एम सी की, तो वहां पर आई एक्सटीरियर एंगल है और ये किसके बराबर होगा? अदर टू इंटीरियर एंगल्स, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का इक्वेशन पर। ऐसे ही मैं एंगल आर को लेने वाला हूं, तो एंगल आर में किस में लेने वाला हूं? ट्राइंगल एम सी आई, ये ट्राइंगल सी एम आई। इसमें एंगल आर किसके बराबर है? एंगल आर, ये मैं पहले बात करूं एंगल बीटा, इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर पार्ट है, ये एक्सटीरियर एंगल है। तो एंगल बीटा किसके बराबर होने वाला है? अदर टू एंगल्स के, एंगल आर और एंगल गामा के बराबर होने वाला है। यहां से भी मुझे ऐसे आई की वैल्यू निकाली है, ऐसे मुझे आर की वैल्यू निकालनी है। तो एंगल आर इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल बीटा माइनस एंगल गामा, इक्वेशन 2। इससे आगे मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, तो क्या करूंगा मैं यहां पर लेकर आऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और उसके लिए मुझे पहले परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा एम से एन पर। क्यों डालना पड़ेगा? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प से मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते ही जब यूज है जब वहां पर कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल हो। तो हम बात करेंगे, मैं ये लिखूंगा भाई बहुत स्मॉल एंगल, यानी कि इतने स्मॉल एंगल्स हैं, ये अगर हम बात करेंगे जो ये एंगल जा रहा है यहाँ से और यहाँ जो एंगल बन रहा है ये बहुत स्मॉल है। तो फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स हम ये कहेंगे अल्फा लगभग बराबर होने वाला है tan अल्फा के, सिर्फ वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। बीटा लगभग बराबर होने वाला है tan बीटा के, और गामा लगभग बराबर होने वाला है tan गामा। ठीक है, पुट कर दीजिए। इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी? एंगल आई इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। इक्वेशन 2 क्या बनने वाली है? एंगल आर इज इक्वल टू tan बीटा माइनस tan गामा। अब हमें क्या करना है? ट्राइंगल कंसीडर करना है, उनकी वैल्यू रखनी है। इक्वेशन, इस इक्वेशन को क्या बन जाएगी? एंगल आई इज इक्वल टू tan अल्फा। tan क्या होता है? tan हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, tan ही क्यों लिया? क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर बेस यूज करना है, हाइपोटेन्यूज की कोई यहाँ पर मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। तब मैं क्या करूंगा, इसीलिए हमने tan लिया, याद रखिएगा। तो tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी? tan अल्फा ट्राइंगल कौन सा लिया जाएगा? ओ एन एम। तो परपेंडिकुलर कितना है? एम अपॉन बेस कितना है? ओ एन प्लस tan बीटा। tan बीटा कितना होने वाला है? ट्राइंगल एम एन सी है, ठीक है, परपेंडिकुलर एम एन अपॉन एन सी, एम एन अपॉन एन सी। ओके, एंगल ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये इक्वेशन बन जाएगी एंगल आर इज इक्वल टू tan बीटा। tan बीटा मैंने अभी निकाली है एम एन अपॉन एन सी माइनस tan गामा, ये मुझे निकालना पड़ेगा tan गामा, यानी कि इस बार मुझे ट्राइंगल लेने का आई एन एम। तो एंगल गामा किसके बराबर हो जाएगा? tan अल्फा एम एन अपॉन एन आई माइनस एम एन अपॉन एन आई। अब यहां पर इन दोनों इक्वेशन का यूज करेंगे हम, फिलहाल हम इसको कुछ नाम देंगे, इक्वेशन 3 और 4। हम जानते हैं रिफ्रैक्शन के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है?
1 μ2 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, और इसको हम लिख सकते हैं μ2 ओवर μ1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। अब यहां पर आई तो है मेरे पास बट साइन के साथ है, और यहां मेरे पास आई की वैल्यू पूरी। यहां पर भी मैं वही कॉन्सेप्ट लगाऊंगा कि भाई एंगल आई इज वेरी स्मॉल सो दैट एंगल आई लगभग बराबर है साइन आई के, फॉर एंगल आर एज वेल, एंगल आर लगभग बराबर साइन आर। यहां पर अब मुझे वैल्यू रखनी है किसकी, साइन आई की नहीं, आई की वैल्यू रखनी है। आई की वैल्यू देखिए mn अपॉन ओ एन, ब्रैकेट लगाइएगा, mn अपॉन ओ एन प्लस mn अपॉन एन सी, mn अपॉन एन सी इज इक्वल टू μ2 साइन आर, आर की वैल्यू रखनी है mn अपॉन एन सी, mn अपॉन एन सी माइनस mn अपॉन एन आई, mn अपॉन एन आई। देखिए mn बाहर लाइन के दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचने वाला है μ1 1 अपॉन ओ एन प्लस 1 अपॉन एन सी इज इक्वल टू μ2, और अंदर क्या बचने वाला है 1 अपॉन एन सी माइनस 1 अपॉन एन आई। अब एक और यहाँ पर छोटा सा लॉजिक है, और आप कॉन्सेप्ट पे बोल सकते हैं इसे कि ये mn जो है, जो परपेंडिकुलर डाला है, और ये पोल मान लीजिए यहाँ पर pi पॉइंट, pn बहुत ज्यादा स्मॉल है, मींस नेग्लिजिबल है। जिस तरीके से ये मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ ना, ये कर्व जो होता है ये बड़ा हल्का कर्व होता है, तो यहाँ पर ये जो इतना हल्का कर्व होता है कि सिर्फ टच करने से महसूस होता है, देखने से नहीं। तो अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालता हूँ तो ये पोल के बहुत करीब होगा, नेग्लिजिबल होगा, तो कहा जाता है pn इज वेरी स्मॉल। हम कहेंगे यहाँ पर कि pn इज वेरी स्मॉल, क्या इसे जो भी डिस्टेंस है, अब अगर मान लीजिए मेरी डिस्टेंस ON थी तो मैं ON ना लेकर क्या लूंगा OP, क्यों लूंगा, क्योंकि मुझे पोल से सारे डिस्टेंसेस पता है, इसीलिए मैं हर चीज को पोल से रेफरेंस लेने वाला हूं। मेरी वैल्यू अगर कहीं पर CN थी तो मैं CP लेने वाला हूं, मेरी वैल्यू अगर कहीं पर IN थी तो मैं IP लेने वाला हूं। ओके, मैं लिखूंगा PN इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। ओके, तब 1 अपॉन ON था तो 1 अपॉन ON की जगह क्या लिखूंगा मैं OP, प्लस 1 अपॉन NC था NC, तो CP 1 अपॉन CP इज इक्वल टू μ2, 1 अपॉन NC मैंने अभी निकाला है 1 अपॉन CP माइनस 1 अपॉन NI तो IP या PI, बस अब हमें डिस्टेंसेस रख देनी है, जो U और V हम जानते हैं। तो OP क्या है, OP हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, याद रखिएगा ये इंसिडेंट रे है। वैसे तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जो भी पोल के लेफ्ट साइड चीजें होती हैं वो नेगेटिव होती हैं, राइट साइड वाली पॉजिटिव होती हैं, बट एक्चुअल में होता क्या है कि जो इंसिडेंट रे होती है इसकी डायरेक्शन की, जो इसकी डायरेक्शन में चीजें होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, और जो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। तो 1 अपॉन OP क्या है, मेरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, नेगेटिव है, लेफ्ट साइड में है, ऐसे याद रख लीजिएगा। तो 1 अपॉन माइनस की U प्लस 1 अपॉन CP हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी R इज इक्वल टू μ2। याद रखिएगा पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर है, डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। μ2 1 अपॉन CP मैंने अभी निकाला है 1 अपॉन R पॉजिटिव, 1 अपॉन PI क्या है, PI इमेज डिस्टेंस, तो ये पॉजिटिव 1। बस अब क्या करेंगे, μ1 के अंदर मल्टीप्लाई, μ2 के अंदर मल्टीप्लाई, R वाली चीजों को एक जगह ले जाएंगे और U और V वालों की अलग ले जाएंगे, माइनस के μ1 ओवर U प्लस के μ1 ओवर R इज इक्वल टू μ2 ओवर R माइनस के μ2 ओवर V। ले जाइए R वालों को एक जगह, तो क्या हो जाएगा, V वालों को इधर ले आइए, μ2 ओवर V माइनस μ1 ओवर U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, और दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा R। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। लेकिन कब, जब रेयर से डेंस में जा रही है। अगर यहीं पर मुझे डेंस से रेयर में लेना होगा तो क्या हो जाएगा, μ2 μ1 को रिप्लेस कर देंगे, मतलब कि यहां पर हमारा μ2 U हो जाएगा लेकिन नेगेटिव हो जाएगा, μ1 U ये भी चेंज हो जाएगा, यहां पर μ1 माइनस μ2 हो जाएगा, ठीक है। और इसका यूज हम करते हैं
जब हम लोग निकालते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ओके, वहां पर ये दोनों इक्वेशंस यूज होती हैं। याद रखिएगा, दिस इज ओनली फॉर रेयर टू डेंस, रेयर टू डेंस मीडियम में जाएगा तो ये इक्वेशन यहाँ पर यूज होने वाली है। अब अगर आपको वीडियो सही लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।